वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान आपसे मुखातिब हूँ। और आज मेरे साथ एक बहुत मोहतरम शख्सियत हैदराबाद से मौजूद हैं। वो मेरे दोस्त भी हैं, डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के सदर हैं। वहाँ पे वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है। 1993 के बैच के आईएएस। कब छोड़ा आपने आईएएस? 94। 94. Oh, within 1 year. That is not bad. Yeah, he also worked with UNDP। उसके बाद बिल गेट्स फाउंडेशन के वो डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं। और कई यूनिवर्सिटीज में वो एकेडमिक पोजीशंस होल्ड किए हैं, फ्रॉम विजिटिंग प्रोफेसर टू वाइस चांसलर। आमिरुल्लाह खान, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू सो मच मुक्तदर। सुनने वालों को सबको इंडिया की आज़ादी की 76th एनिवर्सरी मुबारक हो। इंडिया हैज़ बीन मेजर फोर्स इन द वर्ल्ड। और जब से आज़ाद हुआ है, इट्स परस्यूट ऑफ द ट्रिस्ट फॉर डेस्टिनी, यही थी ना नेहरू की प्रॉमिस, इंडिया हैज जी अ हाँ। विथ डेस्टिनी। उसकी तलाश में हम इस कॉन्वर्सेशन में आमिरुल्लाह खान से इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इंडिया पिछले 76 ईयर्स में कितना प्रोग्रेस करी है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या डेवलपमेंटल इश्यूज है, क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ डू द नीडफुल। कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और बाद में इस वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हमें उल्लाह खां ये बताइए, आजकल जहाँ भी जाएं बस इंडिया का चर्चा है। India, every eye is on India. India is the talk of the town. India की growth, India की GDP, the fifth biggest economy in the world, soon to be the third biggest economy in the world. Democracy, mother of democracy, voice of the global south, chairman of G20, chairman of SCO. ऐसा लगता है कि पिछले चंद सालों में इंडिया, especially in the post-COVID era, has risen very sharply. और अब इट जस्ट हैंग्स अराउंड विद द बिग गाइज। सब देखे मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ। तो इंडिया ने काफ़ी तरक्की भी की है और हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुल्क है, काफ़ी बैगेज भी है। यानी इट इज़ नॉट जस्ट कि आप गाड़ी में बैठ के निकल गए। इंडिया जब चलता है तो एक कारवान लंबा लंबा कारवान चलता है। तो आपकी नज़र में इंडिया कहाँ पहुंचा है? व्हाट आर इट्स बेस्ट मोमेंट्स इन द पास्ट 76 ईयर्स? क्या उसके इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स है? फेलियर्स की हम बाद में बात करेंगे। जी हाँ। बहुत शुक्रिया मुक्तदर। ये 75-76 साल की जर्नी जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रही। इससे बहुत मुल्कों ने बहुत सीखा और खुद इंडिया ने बहुत सीखा उससे। तो अगर इस जर्नी को हम 3 हिस्सों में बांट दें तो उसको थोड़ा समझना आसान हो जाता है। पहला हिस्सा वो है जब हम 1950 से 1990 तक एक बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की इकोनॉमी, बहुत ही सरकारी इकोनॉमी जिसको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर लेड, उन उन 40 सालों में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी वो स्टेबल होती है। बहुत स्लो ग्रोथ है लेकिन बड़ी स्टेबल ग्रोथ है। यानी हर साल 3.5% बढ़ती है, जो कि बहुत कम गरीब ममालिक में इन्हें देखा है पोस्ट वॉर। तो सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट उन 40 सालों में रहा कि हमने 3.5% पर ईयर के हिसाब से कंसिस्टेंटली ग्रो किया। 1990 से 2012 तक ये जो ये जो हमारे ये जो हमारा पीरियड है 20-22 साल का, इसमें बहुत शार्प ग्रोथ, इतनी शार्प ग्रोथ की शायद ही किसी मुल्क ने देखी होगी। थोड़ा सा मुबालगा कर रहा हूँ, इससे ज्यादा ग्रोथ चाइना ने देखी, लेकिन और कोई मुल्क ने इतनी ज्यादा ग्रोथ 20-22 साल के लिए कंटिन्यूअसली बगैर बगैर गिरे हुए किसी मुल्क ने नहीं देखी। कि इसीलिए इंडिया को जब गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि ये ब्रिक्स इकोनॉमी का नेता है, तो इस वजह से कहा था क्योंकि ये ग्रोथ बड़ी नुमाया ग्रोथ थी और बड़ी शानदार किस्म की ग्रोथ थी। और इस ग्रोथ के दौरान सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ने अपनी गरीबी पे वार किया। उस
उस दौरान सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई। 2012 के बाद से जो अगला दहा। एवरेज ग्रोथ रेट क्या थी होंगी, याद है? 8.5-9%। अच्छा, तो अगर आप उसको देखें तो 1990 में 5.5% हो जाती है, उस दहे में, 1990 वाले दहे में। अगले डेकेड में वो जाके 7.5% हो जाती है, यानी और और वो उस डेकेड के खत्म होने तक क्लोज टू 10%, यानी 9.5% ग्रोथ होती है 2009 में, जो हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ रही आज तो तक। दिस इज रियल ग्रोथ। तो फाइव एंड ये हाफ 9% कह सकते जी 9.5% रियल ग्रोथ, यानी अगर आप नॉमिनल ग्रोथ देखें तो वो तो 14-15% हो गई थी। तो उसकी वजह से गरीबी पे बड़ा बड़ा असर पड़ा, और गरीबी के नंबर बहुत ज्यादा गिरे। 2012 के बाद से अगर आप देखें तो 2012 में हमारे जो यूरोपियन डिबैकल के असरात से, ईस्ट ईस्ट एशिया, वो जो क्राइसिस था, यूरोपियन क्राइसिस, जो शुरू अमेरिका में हुआ था 2008-9 में, लेकिन इंडिया को आते आते तो 2012 तक हमको हमारे पास पहुंची वो क्राइसिस। और उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी फिर एक बार नीचे चली गई, और वो जो 9.5, 8.5 और 9.5% ग्रोथ थी, वो कम होके 5.5 और 6.5% हो गई, और 6.5% आज भी है। तो ये तीन हमारे पीरियड्स ऑफ ग्रोथ है पिछले 76 साल में। फर्स्ट 40 ईयर्स, द नेक्स्ट 20 ईयर्स, और उसके बाद फिर एक 10-12 साल। तो अचीवमेंट जो आप कह रहे हैं, उसमें हमारा बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि हमने गरीबी कम की। और दूसरा जो अचीवमेंट रहा वो ये कि जीडीपी इंडिया का, जो कि $400 बिलियन हुआ करता था 20-22 साल पहले भी, अब जाके वो $3.5 ट्रिलियन हो गया है। तो जीडीपी ग्रोथ बड़ी अच्छी रही। जो जो एक और मेजरमेंट होता है जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, उसमें जब ये शुरू होता है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंगली तभी शुरू होता है जब इंडिया का सेकेंड फेज शुरू होता है 1990-91 में। अमर्त्य सेन और महबूबुल हक ने बनाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उस इंडेक्स में हिंदुस्तान की पोजीशन बड़ी कमजोर रही, क्योंकि वो जो तीन उसके वेरिएबल्स थे, उन सब में हम बड़े पीछे थे। पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, मीन और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बहुत कम थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55-56 पे थी। तो अगर आप देखें तो इन तीनों में सबसे जो नुमाया इंप्रूवमेंट रहा है वो रहा है पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम हमारी कम से तकरीबन 250% बढ़ी है 1990 और आज तक में। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही वो 55-56 से जाके 68 तक पहुंची। और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 3 साल से बढ़ के वो अब तकरीबन 9 ईयर्स पे है। तो सबसे अच्छी सबसे अच्छा जो ग्रोथ रहा वो पर कैपिटा इनकम में रहा, उसके बाद एजुकेशन में, उसके बाद हेल्थ पे। एजुकेशन और हेल्थ में अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में बड़ा इम्प्रूवमेंट रहा फ्रॉम 1990 टिल नाउ। तो अगर प्योरली अगर हम माशी तौर पे देखें, एज एन इकोनॉमिस्ट देखें, तो हमको ये बड़ा वाजे होता है कि एक बहुत गरीब मुल्क, 100 साल पहले हिंदुस्तान और चाइना दुनिया के सबसे गरीब मुल्क थे 1920 की अगर आप बात करें। 1950 से ये इम्प्रूव होना शुरू होते हैं दोनों मुल्क। चाइना बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की की माशी इम्प्रूवमेंट काफी नुमाया रही। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट रहा पिछले 76 साल। इन 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 अ सेंटेंस, अवर हमारा अचीवमेंट जो है वो हमारा माशी अचीवमेंट रहा। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम सिर्फ जीडीपी में देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो दो अहम कंपोनेंट्स है, यानी एजुकेशनल लेवल्स और हेल्थ लेवल्स, उन पे असर नहीं हो रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है विदाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन लेवल्स इकोनॉमिक लेवल्स कैसा बढ़ गए, एंड इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है? बहुत बड़ा अहम सवाल है मुख्तदर ये। और ये हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी और हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमी का ये बहुत बहुत ही अहम पहलू है, और इसी से हिंदुस्तान का फ्यूचर तय होगा। ये हुआ यूं कि अ, उन 40 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बना, इंडस्ट्री बनी,
और जो एक एक छोटी सी मिडिल क्लास निकल के आई, जो कि अगर आप 1945 में देखें तो थी नहीं। हिंदुस्तान में या तो थोड़े से बहुत अमीर लोग थे और ज्यादातर गरीब लोग थे। 1950 से 1990 तक में एक छोटी सी मिडिल क्लास बन के आती है। और ये मिडिल क्लास वो होती है जो पब्लिक सेक्टर चलाती है, कुछ बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो था ही नहीं। और ये जो छोटा सा तबका था, ये जो चंद मिलियन लोग थे, इन्होंने ये इकोनॉमिक ग्रोथ करके दिखाई। और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी ग्रोथ रही, लेकिन जो सबसे जबरदस्त ग्रोथ रही वो सर्विसेज सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की वजह ये थी कि ये जो चंद लोग, हिंदुस्तान में अगर आप 10% लोगों की भी बात करें तो आप 130 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये जो 100 मिलियन लोग थे ऊपर वाले, इन्होंने एक सर्विस सेक्टर शुरू किया, जिसकी वजह से दुनिया भर को एक रिलायबल, एक क्रेडिबल, एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिला, जो कि बहुत सस्ता मिलता था। आपको मैं याद दिलाऊं कि जब हम लोग पढ़ा करते थे और हम जब ग्रेजुएट हो रहे थे 1988 और 90 में, तो हमारे पास आपको एक अच्छा इंजीनियर $100 में मिल जाता। अच्छा इंजीनियर जो अच्छी अंग्रेजी भी बोलता। तो वो जो हमारी स्ट्रेंथ थी, यानी हैदराबाद में 10-12 हजार इंजीनियर निकल के आते थे हर साल, बैंगलोर में 10-12 हजार। तो उस वजह से ये जो बड़ी आउटसोर्सिंग हुई दुनिया में 1980s और 90s में, उसका फायदा बहुत हुआ इंडिया को। लेकिन जो अक्सरियत थी वो अभी स्कूल नहीं जा रही, उन्होंने अभी दवाखाना देखा नहीं था। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस थे, ये पीछे रह गए। और उसका खमियाजा हम अब भुगत रहे। अब जब हमको 200-300 मिलियन लोग चाहिए, जो पढ़े लिखे भी हों और जो सेहतमंद भी हों, तो वो हमें नहीं मिल रहे। और वो असरात अब आप देख रहे हैं। और इसका बड़ा बड़ा संजीदगी से और बड़ी साफ सुथरा इसका जो पिक्चर इमर्ज करता है, वो ये कि चाइना देखिए आप, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हमसे कम से कम 16 गुना बढ़ गई। शुरुआत शुरू हमने एक ही जगह से किया था, लेकिन 79, टाइम, 80, they were on par, both the countries, 79. दैट इज राइट, दैट इज राइट। लेकिन चूंकि चाइना ने सेहत और तालीम पे बहुत ज्यादा जोर दिया, एंड दे डिड इट इवन बिफोर इकोनॉमिक ग्रोथ हैपेंड, so it was in some sense it fed into the kind of growth they had. So while चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी जबरदस्त ग्रोथ रही, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल स्टेबल होके रह गया। वो जो 20% कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को 1970 में, आज भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है। वहां हम बढ़ा नहीं पाए। उस वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार और एम्प्लॉयमेंट नहीं। आमिर, मुझे ये बताओ कि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ। मैं सुनने वालों को ये बताना भूल गया कि आमिर अल्लाह खान की पीएचडी इकोनॉमिक्स में है और वो इकोनॉमिस्ट है। सो गुफ्तगू का ज़्यादा फोकस बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज पर है। जी। मुझे ये बताओ कि इस 76 ईयर्स में इंडिया में कल्चरली और पॉलिटिकली क्या तब्दीलियां हैं, लाइक व्हाट आर द मेजर चेंजेस एंड शिफ्ट्स? तो नो, ये ये हम इकोनॉमिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल, क्योंकि इस वजह से नहीं कि ये इकोनॉमिक इशू नहीं है, बट इस वजह से कि हमने इन चीजों पे तवज्जो नहीं दी। मैं अपनी इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ कि हमने जिस किस्म के की तहकीक, जिस किस्म के पेपर अमेरिका में और रशिया में और इंग्लैंड में निकले, जहाँ पे ये रिसर्च की गई और परखा गया कि किस तरह की सोसाइटल चेंजेस आए हैं इन मुल्कों में, वो इंडिया में नहीं किया गया अभी तक। हम अपनी सेंसेस भी में भी ये सवाल नहीं पूछते, कल्चर वाले और सोसाइटी वाले। थोड़ा सा झिझकते हैं शायद कि ऐसी बात निकल के आ जाए जो जो काबिल बर्दाश्त ना हो। लेकिन उस डेटा की गैर मौजूदगी की वजह से इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो जो थोड़ा बहुत जो जो आजकल के यंगस्टर्स ने किया है, उससे ये समझ में आता है कि पॉलिटिकली तो हिंदुस्तान में एक बड़ा
अहम इम्प्रूवमेंट और एक बड़ी अहमियत वाली चीज जो नजर आती है वो ये कि हिंदुस्तान ने डेमोक्रेसी सीख ली और समझ ली। तो उस वजह से आप देखिए कि पिछले 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए। यानी एक दो बार कहीं पे कश्मीर में अगर गड़बड़ हो जाए, असम में एक बार गड़बड़ हुई तो वो मुलतवी हुए इलेक्शन, लेकिन उमूमन इलेक्शन हमारे पास फ्री भी रहे और फेयर भी रहे। ये कहना बड़ा बहुत ही मुबालगा होगा कि इलेक्शन को किसी ने फिक्स किया। आजकल कुछ आप सुन रहे होंगे कि ये ईवीएम मशीन में ये हुआ और वो हुआ, लेकिन जनरली हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट और एक जो बिलीफ है डेमोक्रेसी पे, वो बड़ी मजबूती से कायम हो गई ये 75 साल। जो आप देखिए कि हमारे आसपास के मुल्कों में भी नहीं हो पाई। और दूसरी चीज जो जो दूसरी तब्दीली जो आई हमारे पास, वो ये कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जो कि बहुत ही चंद लोगों के लिए मखसूस था और एक एक सिर्फ एलिट को केटर किया करता था, वो अब वसी हो गया है। 100 यूनिवर्सिटीज थी 20-25 साल पहले, अब 1,000 यूनिवर्सिटी है। अभी भी बहुत कम है, अभी भी हमको 1,500 और चाहिए, लेकिन कम से कम 1,000 यूनिवर्सिटी हैं। और ऐसे लोगों को एजुकेशन में मौका मिल रहा है जिन्होंने कभी जिनके जिनके पूर्वज और जिनके आबा अजदाद ने कभी स्कूल नहीं देखा। तो एक तो वो तब्दीली आई, और जो एजुकेशन की वजह से तब्दीली आती वो तब्दीलियां भी हम देख रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो हिंदुस्तान को जमाने से पीछे रखा हुआ है और अब भी रखता है, वो हमारा कास्ट सिस्टम है। और वहाँ कोई ऐसी लाइट नजर नहीं आती कि वो कमजोर हुआ हो। हाँ, वर्क प्लेस में अब कास्ट की जगह उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले थी। अब भी है, अब भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे पहले होता था। बट अम, अगर वर्क प्लेस की एंट्री पॉइंट पे अगर कास्ट सिस्टम का असर हो, तो वंस यू आर इन और आउट, जरूरत नहीं पड़ेगी ना टू हैव some kind of a negative impact in the workforce if अगर गेट कीपिंग कास्ट बेसिस पर हो रही है। या दैट्स व्हाई दिस इज अ टफ क्वेश्चन। और हम बड़े दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार को ये इस पे आमादा कर दें कि वो कास्ट का डेटा कलेक्ट करना शुरू करें। हमने लास्ट जो कास्ट डेटा कलेक्ट किया था वो एग्जैक्टली 100 साल पहले किया था, 1921 के सेंसस में। बिफोर उसके बाद इंडिपेंडेंस। से बिफोर, मच बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज द लास्ट कास्ट डेटा वी हैव। तो अभी अगर कोई आपसे कहता है कि हमारे हिंदुस्तान में इतने ब्राह्मण हैं और इतने एससी हैं और इतने एसटी हैं, तो वो उसी इस डेटा बेस पे बोल रहे हैं। तो अब हम बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग जो 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 समझते हैं कि एक आवाज रखते हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से ये बोले कि भाई ये वाला डेटा हमको चाहिए। और ऐसे लगा कुछ दिनों पहले, 10 साल 12 साल पहले, ऐसे लगा कि शायद हमारी गवर्नमेंट इस बात पे आमादा है कि वो मान लेगा, लेकिन चूंकि वो डेटा नहीं है, इस वजह से कास्ट पे कहना बड़ा मुश्किल है। जो सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो तो बड़ी सख्ती से कहते हैं कि कास्ट का जोर हिंदुस्तान पे बिल्कुल कम नहीं हुआ और इतनी पकड़ है जितनी 500 साल पहले हुई थी। तो आमिर, एक और या पिछले चंद सालों में, मतलब 10-20 साल में, खास तौर से हिंदी बेल्ट में, तो यू हैव सीन के कास्ट का असर इलेक्शन पे तो बहुत पड़ा। जी। राइट, सो दैट शोज के कास्ट का एम्पावरमेंट जरूर हो रहा है, इसलिए कास्ट का असर इलेक्टोरल आउटकम्स। तो क्या लोकसभा और एमएलए और एमपी के जो इलेक्शंस होते हैं, कैन दी बी ए प्रॉक्सी फॉर मेजरिंग कास्ट? एंड दैट हैज बीन डन, और उसमें अगर आप देखें तो आप देखेंगे कितना कास्ट बेस्ड इलेक्शन होता है हमारे पास। तकरीबन हर सीट, 550 सीट पार्लियामेंट की, 5,000 सीट असेंबलीज की, तकरीबन हर सीट
ऐसे लगता है कि कास्ट पे ही तय होती है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि चूंकि हमें मालूम नहीं है कि कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, वोटर कितने हैं, तो हम ये एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सक रहे क्या कि ये रिलेशनशिप क्या है प्योरली फ्रॉम एन एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बात तो ये तय है कि कास्ट का बहुत तगड़ा और बड़ा This is a मजबूत होल्ड big, है। this is a big indictment of the education system. It is that the education system, modernity, employment, technology has not been able to make a dent on caste. तो मैं इसकी एक बड़ी सी सिंपल सा एक एनालॉजी बता दूं। वो आई मीन इट विल नॉट बी अ वेरी रोबस्ट way of explaining it, but if you take a look at the matrimonial data, तो वो डेटा है हमारे पास। तो अब भी 95% शादियां इनसाइड कास्ट होती है। सिर्फ 5% शादियां ऐसी होती हैं अब 2023 में जहां पे लोग अपने कास्ट के बाहर शादी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि कास्ट की पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है, एंड दैट हैज नॉट चेंज। और उसका एक और जो पहलू, जो सबसे बुरा पहलू निकल के आता है, वो ये कि उस वजह से पेट्रियार्की हमारी बड़ी स्ट्रांग रही है। वो दैट इज बोथ अ कॉज एंड एन इफेक्ट ऑफ a very entrenched caste system. And because of this very strong patriarchy, you will find कि the कि हिंदुस्तान की जितने इंडिसेस हैं वो सारे इंप्रूव हुए हैं। एवरी सिंगल इंडेक्स, you take health indices, infant mortality, maternal mortality, you take freedom indices, you take ease of doing businesses index, जितने इंडेक्सेस आप देखें उसमें हिंदुस्तान की बहुत, कुछ में बहुत ज्यादा तरक्की हुई, कुछ में अच्छी खासी हुई। लेकिन जो एक एरिया जहाँ पे बिल्कुल नहीं हुई और जहाँ हम बिल्कुल आखिरी में आते हैं, वो है हमारा विमेन एम्पावरमेंट। औरतें हिंदुस्तान की बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी, और वो वही है जहाँ थी, और कहीं कहीं जगह पे नीचे आ गई। एंड दैट इज ए That is सीरियस। very worrisome because मतलब एजुकेशन लेवल्स तो बढ़ गई हैं. देर आर मोर यस। women engineers, women या doctors, members. अगर आप डेटा देखें, इलेक्शन में कोटा सिस्टम भी है एट एट लोअर लेवल्स. या पार्लियामेंट में भी अगर आप देखें, देर आर नहीं स्ट्रॉन्ग है। रिप्रेजेंटेटिव्स. इंदिरा गांधी वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है कई या साल. या या मैं अशोका मोदी से एक कॉन्वर्सेशन किया था, जो इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने यस किताब, यस यस यस। राइट. सो उनसे जब मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना है कि वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हालांकि ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, लेकिन देर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो चीजें हैं. तो जब उनसे मैंने बात की, तो आई डिड सम रिसर्च एंड आई फाउंड कि इंडिया एट द मोमेंट, इंडिया की जो वुमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, इट इज या हिस्टोरिकली लो. इट्स लाइक 23%. यानी चार में से सिर्फ एक वुमेन इज इन द लेबर फोर्स. सो यू हैव a lot of probably highly educated women at home, not in the labor force. मतलब ये इस पे तवज्जो क्यों नहीं है? Why aren't more people talking about it? तो मतलब थोड़ा सा उसमें वजाहत जरूरी है। एक तो ये कि हम एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्क फोर्स की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट्स इवन बिगर अ प्रॉब्लम। सी द डिफरेंस बिटवीन रोजगार एंड वर्क फोर्स इज कि एम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखें, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसको कहते हैं जिनकी नौकरी नहीं, जिसकी नौकरी नहीं है। जो नौकरी लेकिन ढूंढ रहा है और उसको नौकरी नहीं मिली. वर्क फोर्स वो होता है जो जिन्होंने नौकरी ढूंढना भी बंद कर दिया। हाँ. यानी वो अनएम्प्लॉयड तो वो होता है जो नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन जिन्होंने वर्कफोर्स छोड़ दिया उसको उम्मीद भी छूट गई। और वो इतना बड़ा फिगर है, 80% औरतें वर्कफोर्स से बाहर निकल गई, एंड दैट इज अ वेरी सीरियस इशू। तो ये इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, और ये उस इस बात को अंडरलाइन करता है कि हम कितना अपनी औरतों को खराब ट्रीट करते हैं। सारे जेंडर इंडिसेस आप देखिए, यूएनएफपीए का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, हिंदुस्तान हिंदुस्तान से बेहतर कंट्रीज होंगे सोमालिया, सऊदी अरब, in some indices Pakistan is better than India, Nepal is much better, and and one of the big reasons is
बांग्लादेश बांग्लादेश इज फार सुपीरियर. वन ऑफ द रीजंस इज इस लोकसभा में ये जो पार्लियामेंट अब है हमारी, उसमें 63 औरतें हैं आउट ऑफ 542, 13%. 13% पे हमको ये बात, ये नाज है कि इतना बड़ा फिगर हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं रहा. हमने सेलिब्रेट किया इस बात को कि हमारे पास 13% है. सऊदी अरब में 20% है इन पार्लियामेंट. So there is the problem is from the top to the bottom, and the only sectors जहाँ पे आपको औरतें काम करती हुई मिलती हैं वो है कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर. दो सेक्टर जहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत होती है, मैनुअल लेबर. वही दो सेक्टर हैं जहाँ पे औरतें मिलती हैं आपको, और किसी सेक्टर में यू डोंट गेट women. So there is a patriarchy that is at work that we haven't been able to dismantle, apart from the caste structure, and they are both very closely related. थोड़ा इकोनॉमिक से हटकर थोड़ा डेमोक्रेसी की बात करते हैं. इंडिया जी. इज मतलब अब तो जब भी खास तौर से अमेरिका और इंडिया के जब ताल्लुकात आर सपोज टू बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल, शायद इस सेंचुरी को द थिंग दैट विल शेप दिस सेंचुरी इज यूएस इंडिया रिलेशंस. तो उसमें बातचीत ये बहुत धूमधाम धमाके से करते हैं. ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड द बिगेस्ट Yeah. डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. और मतलब देर इज नो डाउट के इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग अचीवमेंट था कि इट वाज बोर्न अ डेमोक्रेसी. Yeah. और Yeah. अगर वो इंदिरा गांधी के 2 साल को आप इग्नोर कर दें इमरजेंसी, Yeah. देन इंडिया हैज ऑलवेज बीन ए डेमोक्रेसी. और ये बात गलत नहीं है कि इंडिया के डीएनए में डेमोक्रेसी है. लेकिन क्या इंडिया की डेमोक्रेसी का ग्राफ इंडिपेंडेंस से जैसा इकोनॉमी का ग्राफ ऐसा गया है, क्या इंडिया की डेमोक्रेसी का भी ग्राफ ऐसा ही जा रहा है एक्सक्लूडिंग द 70s, या देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द इंडियन डेमोक्रेसी जहां पर देर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और देर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ, कैसे बताऊं कि मतलब इलेक्शंस तो फेयर जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो कॉन्कॉमिटेंट ह्यूमन राइट्स और जो इंडिविजुअल राइट्स हम एसोसिएट करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के साथ, कि वो खत्म होकर जो फरीद जकरिया का कॉन्सेप्ट है इलिबरल डेमोक्रेसी, क्या इंडिया उस तरफ बढ़ रहा है, या आपको अभी भी होप है कि इंडिया डेमोक्रेसी इज रोबस्ट एंड विल रिमेन रोबस्ट? You know, actually, the facts, are out there. The If you see the electoral democracy indices, both by the Economist and the Economic Intelligence Unit, आप देखिए कि ये जो हम बात करते हैं हमेशा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत इतनी अहमियत रखती है हिंदुस्तान में, लेकिन आप देखिए कि हम कंसिस्टेंटली उस इंडेक्स में नीचे जाते जा रहे हैं. अब लेटेस्ट रैंक इज 108. वी आर नॉट इवन इन द टॉप 50, नॉट इवन इन द टॉप 100. तो ये जो एक चेंज आया है, एंड दैट इज अ रीसेंट चेंज, in the last 10 years, that we have slid down the democracy index significantly. और ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि हमको इस बात पे बिल्कुल नाज था. और हम जो हम जैसे लोग जो 20-25 साल पहले इंडिया को एडवर्टाइज किया करते थे कि कम एंड इन्वेस्ट इन इनक्रेडिबल इंडिया एंड व्हाटएवर, हम हमेशा ये पॉइंट आउट करते थे कि भाई ये देखिए, ये बड़ा मुल्क है, इसकी बहुत बड़ी मिडिल क्लास होने वाली है, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री. ये हम जब कंपेयर करते थे इंडिया को चाइना से, क्योंकि सारे लोग चाइना जाना चाह रहे थे, तो हम यही कहते सबसे कि देखिए फर्क ये है कि हम डेमोक्रेटिक हैं और चाइना नहीं है. ये इस पे जो जो स्लाइड हुआ है इन द लास्ट 10 years, दैट इज अ सीरियस इशू. और ये हमको नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि पहुंचा रहा है. If you see the recent shifts as far as investment is concerned, India has consistently been losing out to countries like Vietnam and Bangladesh in technology and in manufacturing. अब हमारे पास के बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स, टोयोटा, फोर्ड, just left and went away to Vietnam. But for Apple, we don't seem to be able to attract any other manufacturing.
and it has a lot to do with the fact कि the democracy index is vulnerable. और ये जो पिछले दिनों हुई बात मणिपुर में और खुसूसन गुड़गांव में, उसका असर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि गुड़गांव ऐसा शहर है जहाँ ये सारी बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयज रहते हैं। और अगर आप अपनी खिड़की से देख रहे हो कि 500 लोग तलवार और बंदूक लिए हुए बड़ा नारे लगाते हुए जाते हैं, तो देन यू रियली गेट स्कैर्ड. It's not like reading in the newspaper about something that is happening in a northeastern state कि आप अपने सामने देख रहे हो। तो वो ये जो स्लाइड हुआ है, ये जो दिस काइंड ऑफ इलेक्टोरल मेजोरिटेरियनिज्म और एक वायलेंट किस्म की का इलेक्शन है, वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। देखिए, इंडिया का जब मैं फॉरेन कमेंटेटर्स को पढ़ता हूँ या इंडियन अमेरिकन्स जो लिखते हैं इंडिया के ताल्लुक से, जब उनको पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं कि इंडिया नाउ हैज a different form of nationalism, a militant form of nationalism. जो I mean, if you just listen to जयशंकर जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, so there is an element of मतलब sometimes he is definitely saying things as they are, but sometimes there is an arrogance to that style, right? तो क्या ये ट्रायम्फलिज्म कह सकते हैं इंडिया का, प्रीमेच्योर ट्रायम्फलिज्म, जिस तरह से मुझे लगता है कि जी जिनपिंग ने भी शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। he started behaving like a super power before he became a super power, right? तो क्या इंडिया भी suddenly behaving like they are a major power even before they became a major power? क्या उसका असर बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर वगैरह हो सकता है? तो अगेन मैं इसको सिर्फ अपने लेंस से देख रहा हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट एंड समबडी हु फॉलोज ट्रेड पैटर्न्स। तो ये रहा है हिंदुस्तान में कि हमारा ट्रेड वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गया है। एक तो हमारा ट्रेड टू जीडीपी रेशियो जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर था 1990 में, और वो अब बढ़ के अबाउट 17-18% हो गया। तो द ट्रेड टू जीडीपी रेशियो हैज गॉन अप, एक्चुअली वेंट अप फ्रॉम 0 to 17। अभी अगर कह रहे हैं कि $1 trillion अगर इंडिया इज गोइंग टू हिट दिस ईयर, more than 25% ना? So now we are looking at about 30% of trade to GDP, and so but the problem is that trade to GDP ratio is entirely dependent on imports. हमारा एक्सपोर्ट स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा हो गया है। पिछले 10 सालों में एक्सपोर्ट्स हमारे स्टैग्नेट हो गए, बल्कि दे हैव बीन स्लाइडिंग डाउन। और अब सब लोगों को ये बात समझना चाहिए कि एक तो होता है कि एक्सपोर्ट का लेवल, कि कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे आप लोगों को ये भी बात याद रखनी चाहिए कि रुपया जो है वो इतना भी कभी नहीं था इंडिया की हिस्ट्री में। बहुत दिनों तक 13 रुपए का डॉलर था, फिर 33 रुपए का हुआ, फिर 45 रुपए का हुआ, अभी 55-56 रुपए पे एक स्टेबिलाईज हो गया था 10 साल पहले। अब 82 और 83 रुपए पे ने इतना वीक रुपया कभी नहीं रहा। और जब इतना वीक हो जाता है रुपया, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारे पास भी जो डबल वैल्यू हुई कि रुपया कमजोर हुआ और एक्सपोर्ट गिरने लगे और इंपोर्ट बढ़ने लगे। और जैसे देखिए आप, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट $90 बिलियन। $100 billion last year. या they export 100 billion to us, और हम उनको सिर्फ 10 बिलियन एक्सपोर्ट कर पाते हैं। and that is why there is a discontent with trade. मैं अपने सुनने वालों को बताता हूँ कि अगर आप टॉप 10 को ले लें इंडिया की ट्रेडिंग पार्टनर्स, सो इंडिया हैज ए ट्रेड एडवांटेज ओनली विद द यूएस एंड पैरिटी विद जर्मनी। बाकी सबसे ट्रेड डेफिसिट है। थोड़ा सा यूएई डज बेटर, यूएई एंड जर्मनी।
Yeah, and that is why we are very friendly with the UAE these days. या लेकिन बाकी अगर आप देखें हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। एंड जब ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है तो यही होता है, रुपया कमजोर हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और तो ये इकोनॉमिक इशू होते हैं। लेकिन मुल्क में ये होने लगता है कि अरे ये क्या भाई, हम इतना इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं, हमको ये रोकना चाहिए। और उस वजह से ये जो एक डिस्कंटेंट आया है ग्लोबलाइजेशन से, और एक अजीब किस्म का प्रोटेक्शनिज्म, वो दैट वेंट अगेंस्ट द ग्रेन। हम 30 साल से इतनी तेजी से ग्लोबलाइज हो रहे थे 1990 में। अब भी अगर आप लोगों से पूछें कि इंडिया का सबसे अच्छा और बढ़िया पॉलिसी मैनिफेस्टेशन चेंज क्या रहा है, वो कहते हैं भाई वो रिफॉर्म जो 90 में हुए, और वो रिफॉर्म थे ग्लोबलाइजेशन के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों में हम उस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जा रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। उससे पहले हमने कह दिया कि हम लैपटॉप और प्रिंटर इंपोर्ट नहीं करने देंगे। ये बातें go very much against the nature of growth in trade as far as India is concerned. द And that is why लैपटॉप थिंग, मैं इतना पजल हूँ। अगर आप किसी से भी पूछे इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है, दैट इज सॉफ्टवेयर। I, और yeah, सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा टूल क्या है? computer, कंप्यूटर्स। yeah, और वी आर गोइंग टू स्टॉप इंपोर्टिंग दैट। तो क्या नवंबर तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी इंडिया में? that is the blatant manifestation of this protectionism. और मैं जवाब आपके उस सवाल का दे रहा था कि see, protectionism necessarily leads to an uber nationalism. अच्छा। This belief कि हाँ, this belief, I'm giving you the economic thing that या what has happened is that ट्रम्प पुट सैंक्शंस ऑन कनाडा। yeah, नेशनल इंटरेस्ट। stuff like that. So that become, see, nationalism in the 19th century also emerged because of the need for protectionism. All that happened in Bismarck's Germany, and Garibaldi's Italy was a reaction to increasing import, and that's what is happening to India 150 years later. कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इतना इम्पोर्ट हो रहा है इसको कैसे काउंटर करें, और उसको हम काउंटर कर रहे हैं थ्रू दिस अल्ट्रा nationalism. And once you become protectionist, and once you become start looking inwards, then you become insecure. और उस इनसिक्योरिटी का मैनिफेस्टेशन अक्सर एक 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 बड़ा बोल्ड एंड वेरी लाउड नेशनलिज्म की तरह के अंदाज में निकल के आता है, और वही हमारे यहाँ हो रहा है, fueled by fueled by an insecurity that comes with a high current account deficit or a trade deficit, and an insecurity that comes from a high trade deficit from the most dangerous country that lies on the north of our borders, and our inability to do much against that militarily. जयशंकर अक्सर जब बात करते हैं तो ये that insecurity is very evident in what he said. In fact, he went on to say that how can we fight against a powerful enemy? Yeah. And it was such a bizarre statement. It means that you will only bully those who are small and get bullied by those who are big. वो ANI में स्मिता स्मिता प्रकाश के साथ बात करते वक्त he was visibly irritated. He says, "You want me to fight against a bigger economy?" चाइना के बारे में he said it so explicitly. So It was a explicit. genuine reaction. I remember that Yeah, clearly. Yeah. yeah. It's very strange. I mean, you can't be just fighting with the smaller enemies. In fact, the smaller enemies you should not be fighting with. आमिर, Yeah, yeah, मैं कई मतलब तकरीबन मेरी आधी से ज़्यादा उम्र अमेरिका में गुजर चुकी है, और यहाँ पर मैं इंडियन अमेरिकन के साथ आई इंटरेक्ट विद देम इन मेनी लेवल्स। क्रिकेट yeah, खेलता था पहले, अब से लेके मूवीज देखने जब जाता हूँ या ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे दो कहानियाँ हैं इंडिया के। तो एक 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 ऐसा तबका है इंडियन अमेरिकन का, and this is both in Hindus as well as Muslim Indians. yeah, yeah, It is yeah, not limited to one religion. तो yeah, तो ऐसे इंडियन अमेरिकन हैं जो आर लाइक सो प्राउड ऑफ इंडिया कि इंडिया इज राइजिंग, इट हैज बिकम द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी
Indians have taken over all the tech companies. Not only tech companies, हमने ब्रिटिश आइलैंड्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया है. ऋषि सुनाक is running England and someone else is running Ireland. So there is this huge sense of India has arrived, and India, मतलब एक vindication of Indian culture, Indian values, and the Indian assumption that we are a great civilization and therefore we are also a great country and a great power. तो ये this is the major powerful story, और इसको बैकअप करते हैं the enormous success of Indian Americans. It is the most educated very, and the very wealthiest single community in the United States by far. by far. Even by far, even doing better than the so-called American Jewish community, Chinese American community, Mormons, सबसे ज़्यादा Indian community is doing. Then there is another narrative that is also coming, जिसमें भी Hindus भी हैं, उसमें Muslims भी हैं, उसमें Sikhs भी हैं, कि there is a dark underbelly to this story कि human rights violations हो रहे हैं. देखिए आप मणिपुर में, yes, it is an ethnic conflict, but it is also a Hindu Christian conflict. तकरीबन 250 से ज़्यादा चर्चें जला दिए गए. हरियाणा में अगर देखें तो it is clearly a Hindu Muslim conflict. और फिर जो पॉलिटिक्स में हिंदू नेशनलिज्म बहुत बढ़ रहा है. तो ये जो तबका है, they are in a minority here in the Indian community, and they also get a lot of support by other communities who are sympathetic to, यानी Pakistani Americans are also part of this lobby. तो इनका कहना है कि there is an imminent genocide of Muslims possible in India, और खासतौर से वो जो धर्म संसद जैसे स्टेटमेंट्स कॉलिंग फॉर जेनोसाइड. तो सो देयर इज दिस फियर कि इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, और in order to make it less communal, they also talk about the Dalits उसी कैटेगरी में, and say कि भाई मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और दलित्स और कभी कभी सिख्स पर भी जुल्म हो रहे हैं, अजाब हो रहे हैं. एंड सो that is one thing that is going to hold back India. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Again, this is kind of out of syllabus as far as I am concerned, but let me get to answer it in 2 or 3 parts. The first part is, why is this Indian American celebrating India? Is it premature? Is it exaggerated? See, the thing is that India has indeed done very well. तो अगर आप अब हिंदुस्तान आए, यू बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब आप आए तो बहुत अच्छे एयरपोर्ट है, दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट. 70-80 शहरों में एयरपोर्ट है. हमारे वक्त 3-4 शहर में हुआ करते थे. ट्रेनें जो है वो बड़ी खूबसूरत किस्म की, अभी बुलेट ट्रेन आई नहीं, लेकिन रेलवे स्टेशन साफ सुथरे, ग्लिप्सी, अच्छे बड़ी बड़ी गाड़ियां. I just saw a video about Vande Bharat from Bangalore to Mysore वाली. जी, आप फ्लाईओवर्स देखिए. तो हमारे पास हो ये गया है कि हमने जो फोकस किया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है. वो जो आप जैसे लोगों को, या वो जो अमेरिका से आते हैं उन लोगों को अपील करे, बढ़िया रोड, बेहतरीन एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे. आप लोग आके यहाँ बीमार नहीं होते, तो यू डोंट नो दैट हॉस्पिटल डजंट एग्जिस्ट. आपके बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं है, या हमारे बच्चे बड़े बड़े उम्दा स्कूलों में, महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, या बाहर चले जाते हैं. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं. और हॉस्पिटल नहीं है. 5 मिलियन लोग कोविड में मर गए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसे. और सिर्फ इस वजह से मरे कि हमारे यहाँ बेड नहीं थे, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं थे, और हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं था. हमारे पास अब भी 70% बच्चे 10वीं क्लास के पहले छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्योंकि क्लास नहीं है ना टीचर है. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज फ्यूचर वाला होता है, वो तो हमने बनाया नहीं. लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब लोगों को नजर आता है, वो चंद्रायन उसके चांद के तरफ घूम रहा है, ये सब है. और ये बहुत बहुत बड़ी नुमाया तरीके से है, ये बड़ा विजिबल एग्जिबिट है. सो दैट इज देयर इज नो डिनाइंग दैट. India's growth has been a growth for that 100 million people. The 1200 million are left behind, and 100 million is a very large number. 100 मिलियन लोग अगर मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं, एयर कंडीशनर खरीदते हैं, तो बहुत खरीदते हैं. तो उस वजह से
That ये is as big ये as that is as big as rich people in the US. exactly. I mean, Number. it's equal to the middle class market in Europe. It's bigger than the market in Japan. So Yeah. that market has definitely grown, and that is why ये जो नजरिया है, ये जो assumption है, ये सही है। दूसरी बात ये कि अगर हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2023 में, तो हम जैसे लोग, अब हम सब सफेद बाल हो गए हैं, बहुत दिनों से इकोनॉमी को देख रहे हैं। 2003 में हमने जो अंदाजा लगाया था वो ये कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी 2018 में हो जाएंगे। 2023 तक हमको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होना था। द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही अनाउंस 2017 में कि हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, 2021 में होना था 5 ट्रिलियन। अब भी हम 3.5 ट्रिलियन पे वही है जहां 4 साल पहले थे। तो ये जो बातें हैं, ये थोड़ी सी आई मीन पीपल गेट कैरिड अवे बाय दिस। बट टू कम टू योर बेसिक क्वेश्चन कि आर वी लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ अ जेनोसाइड, I think I can stick my neck out and say that despite these wild statements and these really offensive statements that you hear in Haridwar by some of the most responsible people in the ruling party, people who are known to be close to the Prime Minister himself, despite that, I don't think that um the Indian culture and the Indian society allows for large scale violence. It allows for a lynching here and a lynching there. You can burn a Graham stains and get away with it, and even if you are accused, you can become a minister in the cabinet. But you can't, do a money coup. Those who are doing Manipur, I don't think their political careers are going to be very bright. So it is, and the Indian history and culture has never seen a genocide, despite huge provocation. For example, after 1947, this whole Pakistan Wogi and whatever, but you didn't see large number of Muslims getting killed anywhere. They were definitely a series of communal riots that we saw. लेकिन एक तरफा स्टेट स्पॉन्सर्ड जिनोसाइड इसका होना is बांग्लादेश very में तो unlikely. हुआ, तो बांग्लादेश में तो जरूर हुआ। I mean, in the South So, Asian so, context, so it has, yeah, but you will not see it happening in India. You've never seen it happening in India, and that's why I'm saying I don't have any no, reason to say this when the except to धर्म speak my neck out. जब वो धर्म संसद की जब वो बात आई थी, तो मैं बिकॉज ऑफ कोविड मैं व्हाट्सएप के कई ग्रुप्स में फंस गया। तो मुझे वो व्हाट्सएप पे वो आ रही थी, सो आई वाज इन ए डिलेमा कि मैं अब सिराज की बोलिंग देखूं या Yeah, ये धर्म संसद की बात करूं। लाइक very, very, हैदराबादी गाय अजहरुद्दीन के बाद कोई क्रिकेटर अगर हैदराबाद से आया है एंड yeah, yeah, रेडी, एंड देन doing, लास्ट ईयर आवेश खान was the highest paid आईपीएल yeah, प्लेयर। तो मैं सोच yeah, रहा था yeah. कि मैं उसको ट्वीट करूं, यार पैसे खर्च कर ले जेनोसाइड होने से पहले, वरना 10 करोड़ खर्च करते करते तो बड़ी जमाना लग जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट देयर आर टू स्टोरीज, राइट? एवरी टाइम यू पॉइंट टू से गुड़गांव, आई कैन पॉइंट टू समबडी लाइक सिराज और द विप्रो के जो ओनर है। सो देयर इज lot of that also happening. So the story is mixed, isn't it? And even if you look at Gurgaon, you will see that there are two panchayats that issued a boycott order saying कि मुसलमानों को निकालो, and there were 10 that said कि नहीं, we are going to fight anybody who is going to come and say And कि I think one मुसलमान। reversed it, Shahid, na? Within 24 hours, one of Two them. of them reversed, and there's a huge thing going on right now, and it's a big rebuff. So I don't see that genocide. I'm not at all underplaying what is going on. I'm not undermining the fact that the Muslim in UP, for example, lives cowering under fright every day, and the Muslim in Assam is threatened with and is actually seeing enormous amounts of torture. लेकिन एक एक जनरल किस्म का जेनोसाइड जिसको कहते हैं, तो वो वाला फिलहाल तो ऐसे नहीं लगता कि वी आर सीइंग इट वेरी क्विकली। कर्नाटक में जहां ऐसे लगने लगा था कि इट्स गोइंग अप इन फ्लेम्स, द तो गवर्नमेंट चेंज। सो आमिर, हमने हिंदुस्तान की तो बात कर ली कि हिंदुस्तान के क्या अचीवमेंट्स थे and क्या चैलेंजेस है। मुझे ये बताओ कि 76 ईयर्स में जो इंडियन मुस्लिम्स के क्या अचीवमेंट्स हैं और उनके क्या चैलेंजेस हैं। इज देयर
a similar story of achievement? Yeah, there are other issues. So again, so that here we are slightly better off because we do have some data, and this is government data. So what this shows is that again, I'll take you back to my classification of the ages. तो अगर आप 1950 से 1990 तक देखते हैं, तो the Muslims are, you know, in a country that is growing very slowly at 3.5%, the Muslims are also more or less growing at that same level. They have a handicap because they start off poor, but they are, somewhere in the at the The median. handicap is because of the partition, right? Yeah. So soon after partition, you find that the Muslims are the poorest, but they are not, but are poor, not the poorest. They are along the mean, and they stay there from 1950 to 1980. They stay there. लेकिन 1990 के बाद you see the slide. The remember I told you that the rate of growth increased dramatically after 90, but the rate of growth did not increase as dramatically for the Muslim. So while everybody was going up at 5.5% and 6.5%, the Muslim was going at 3.5% and 4%. So the gap became wider. So the Hindu rate of growth became the Muslim rate of growth. Muslim rate. and as a result, what happened was that the Muslim in the hierarchy fell from being somewhere in the middle to being at the bottom, and that is where the Muslim is today. Two or three very upsetting or very strange things. Firstly, we calculate something called intergenerational mobility. So intergenerational mobility increases for even the poorest non-Muslim in India. But intergenerational mobility actually comes down for the Muslim in India over the last 30 years. The second is higher education. Why higher education? You mean that people are poorer than their parents were? Than their parents were, yeah. Okay. Second point is that while you have the most deprived classes accessing higher education, the only community where access to higher education actually falls, especially in the last 10 years, the last 6 years, is the Muslim. There are less Muslims going into higher education in states like UP than they went 10 years ago. So that is where the Muslim situation is, that the rising tide did lift all of them up a little bit, but not as much as everybody. So in parts of India, there is clear deprivation because the Muslims live in poorer areas, live in ghettos, live in crowded cities, have very little assets, and therefore remain backward. In other parts of India, they are actively discriminated against. So there is deprivation and there is discrimination. So the lot of the Muslim overall, while you will have a Nazim Premji who does very well, and you'll have 2 people knocking on the test team every time in cricket, and you will have a tennis champion, and you will have a Shah Rukh Khan Pathan doing very well. Overall, you will find that the Muslim situation, especially relative to other socio-cultural groups, socio-religious groups, has actually slid down. आमिर, तुम तो जानते हो कि मतलब मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ और हजारों लोग देखते हैं और कमेंट्स करते हैं और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ. सो उसमें एक सवाल बार बार ये आता है कि मतलब it looks as if Hindus are blaming Muslims not only for their situation, but they're also blaming Muslims for a certain backwardness in India, कि इंडिया को पीछे रख रहे हैं ये लोग. Yes. और जब मुस्लिम से बात करते हैं तो सारा का सारा कसूर बेसिकली स्ट्रक्चरल फैक्टर्स पे चला जाता है कि देयर इज स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन. बट देयर इज, जब मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल व्हेन आई लुक एट सम ऑफ द पोजीशंस दैट मुस्लिम्स हैव टेकन विद रिगार्ड्स, या तो बाबरी मस्जिद को ले लें या मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको ले लें. जब कर्नाटका में जब हिजाब का बैन हुआ था तो यहाँ पे लोग इतने परेशान थे कि लड़कियों को घर में रख लेंगे. They would rather stay at home than take off their hijab in pursuit of education. So
क्या ये सवाल नहीं उठता कम्युनिटी में कि the community is perhaps not keeping pace with the changing socio-cultural demands of the society? क्या मुस्लिम कम्युनिटी का जो ग्रोथ रेट है is slipping off because उतना सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मुस्लिम कम्युनिटीज में नहीं आ रहा जितना हिंदू और दूसरे कम्युनिटीज में? यू कैन सी द कल्चरल चेंज in other communities from the India that I saw in the 1990s, और जब मैं मिलता हूँ जो नए fresh off the boat Indians आ रहे हैं. So is there also a responsibility on Indian Muslims to reform and adjust to the 21st century rather than trying to live in an imagined glorious past? The caveat, मैं पहले जो पहला जो yeah, most importantly, I want to clarify that a lot of the vilification जो मुसलमान फेस कर रहे हैं अब is a manifestation of another strange thing we are seeing in the country now, which is blame the victim, and and the victim is always ready to take that blame. In a very crass manner that happens whenever there is a rape in society, that it is always the woman at fault, and she is also, her family is also saying, देर से बाहर क्यों जाती है रात को. So if you see, we are tending to do that. The Muslim is a very hapless, a very hopeless, a very scared group in India, or and that is not a conducive situation for them to come out and start getting educated and do better in entrepreneurship. So, firstly, that is a point I want to make. But very importantly, I also want to admit that the Muslim position has been uh, regressive in especially in Shabano, in the Uniform Civil Code, and the reform of certain laws, and in the whole negotiation that led to the debacle in the Babri Masjid. तो ये बात तय है कि मुसलमान जो है वो रहे अपनी जिद में गिरफ्त. What were the issues that Muslims historically brought up, and unfortunately Muslim issues were not Indian Muslim issues. The first issue was Urdu. Urdu was the biggest thing. Urdu का मुसलमानों से क्या लेना देना? Urdu, governments put Urdu budget as Muslim budget. Urdu is an Indian language. It is as Indian as Telugu is. तो हम मुसलमान got identified with Urdu and started fighting for it. The second was one university. वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके हम 100 साल तक लड़ते रहे. That became a major issue. And Article 370, Article 370 was not a Muslim issue. It was a regional issue. It was an issue as far as Kashmir was concerned. It is an issue today in Meghalaya. It is an issue in Vidarbha. तो हम एक तो ये इश्यूज में मुब्तला रहे, एंड इसमें सबसे बड़ा जो बड़ा कमजोर था वो शाबानो, एंड दैट इज अ मिस्टेक वी पेड फॉर ऑल अलोंग. There was really no, in the absence of a middle class among Muslims, there was really no Muslim uh, unanimity that comes from having a mature leadership. I keep asking this question to everybody. Can you name a Muslim leader, post-independent India Muslim leader, and you cannot name Maulana Azad? And no, everybody is just stumped. और कौन था? और तो कोई नहीं था. मुसलमान लीडर कौन था इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया? मुसलमान लीडर वाज मुलायम सिंह, मुसलमान लीडर वाज लालू प्रसाद, मुसलमान लीडर दिग्विजय सिंह. हमने जानबूझ के, and in our very simplistic way of looking at things, we said कि अच्छा लीडर हो तो काफी है, मुसलमान होना जरूरी नहीं है. और ये हमारे लीडर थे. And the Muslim Samaj never generated any pan-Indian or even a regional leader in the last 76 years. So the Muslim issue always got subsumed within the issues of Urdu, 370, Aligarh, and Babri. And therefore the issue of healthcare, of education, of employment just got relegated. आज तक भी मुसलमान लोन नहीं लेते, आज तक भी मुसलमान एम्प्लॉयमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते.
No, that is my point, Amir, कि अगर society, that why are these issues appealing to the community? And I think they will continue to appeal to the community unless there is reforms. Yeah, कि, right? Unless there undoubtedly. is reforms. So, for example, uh, अभी एक अजीब ये अजान को लेकर एक लाइक यहाँ पर मिनेसोटा में अब पीपल आर वेरी थ्रिल्ड कि वो अजान की इजाजत मिल गई। थोड़ी देर Yeah, में लोग सुबह में अगर आप शुरू कर दें 5-6 अजानें, देन पीपल आर गोइंग टू फ्रीक आउट। जो आदमी नाइट ड्यूटी करके जो आके सोने लगेगा 5 बजे, तो आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक व्हाई इज दिस सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, स्पेशली इन टुडेज डे। अगर आपको अजान सुनना है, आप अपने आईफोन पे सुन ले एंड yes, मूव, राइट? सो yeah. व्हाई वो जो सोच है ना कि ये अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने अजान सुना दी जोर से, दैट इज द थिंग दैट मेक्स देम नॉट लुक एट द फैक्ट के हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट प्रोग्रेसिंग as much as everybody else in my neighborhood. So that's the big difference. See, what happened with the Muslim with the Hindu succession law, with the Hindu Marriage Act, it required somebody like a Nehru to stand up there and say, popular opinion might be whatever, but this is what we need to progress. When he was fighting that battle to increase the age of marriage, every single Hindu leader was opposed to him. The big ones, कि 10 साल से ज्यादा नहीं कर सकते. But he stood firm. He said, to hell with you. Whereas when we talked about giving 150 rupees to Shabano, everybody caved in and said, nahi, nahi, mat do. That is not what the Sharia says. So we need people who can go out there, stand up and say, and कि नहीं ये गलत है, ये हमको चेंज करना है, वो हमारे पास नहीं हो पाया. It was always easy to adjust. हम मैंने वैसे भी काफी वक्त ऑलरेडी ले लिया है हमें, I आइंदा know. 4-5 साल, आई मीन यू बीन वेरी गुड एंड ऑनेस्ट एंड कैंडिड, और सवालात मतलब मैंने थोड़े गूगलीज भी डाले हैं, थोड़े बाउंसर्स भी डाले हैं, एंड यू हैव प्लेड इट ऑनेस्टली। तो मुझसे ये बताओ कि व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड होपफुल थिंग दैट यू सी फॉर इंडिया, मतलब सबसे जबरदस्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर? जब मैं अगले साल आपसे बात करूंगा इस मौजू पे, then we can reflect on that. So what is exciting you about something that is going to happen to India in the next 1 year, which is good for everybody, good for India? क्या हो सकता है? So back to the past. मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2003 में हम इसी तरह मायूस, परेशान, बिल्कुल बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे. And then one election happened. And for the next 10 years, India was the land of milk and honey. ये जो सब आप बात कर रहे हैं ना, this huge growth, this great democratic whatever, this quest for improvement and technology, एक intellectual climate came up for 10 years. It was really the most beautiful country we saw. I still think that we are just one good election away from going back to where we were. थैंक यू वेरी मच आमिरुल्लाह खान, और आपको और आपके सुनने वालों को, कॉन्वर्सेशन की सबको इंडिया की इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड बीइंग विद अस फॉर सो लॉन्ग। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो शर्माने की क्या बात है, जब प्यार किया तो डरना क्या। सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकॉन, और इसे सबके साथ ज़रूर शेयर करें। Amirullah Khan, thank you very much. Thank you.